फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा पहला जो टॉपिक है वो है बिजनेस कि एक बिजनेस क्या होता है। बिजनेस को समझने के लिए आपको दो चीजों का समझना बहुत जरूरी है। एक है प्रॉफिट और दूसरा हमारे पास है ऑनर। आप ये डेली लाइफ में देख सकते हैं कि हर बिजनेस का जाहिर सी बात है कि एक ओनर होता है, ठीक है। और ओनर का मकसद बिजनेस बनाने का क्या होता है कि उसको प्रॉफिट मिले, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में एक बिजनेस क्या होता है जो कि एक ओनर बनाता है प्रॉफिट हासिल करने के लिए। तो अब ऑनर तो आप समझ ही गए होंगे, तो प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट को समझने के लिए हमें दो टर्म्स का समझना जरूरी है। उसमें से एक होता है हमारे पास सेल्स। फिर वो सेल्स किसकी हो सकती हैं, गुड्स की भी हो सकती हैं या सर्विसेज की भी हो सकती हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है एक्सपेंसेस, ठीक है। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, टू ऑपरेट। अब टू ऑपरेट क्या, जो भी बिजनेस का काम वगैरह हम कर रहे हैं उसमें जो भी हमारे खर्चे आ रहे हैं, सामान खरीदने के खर्चे, सामान जो डिलीवरी हो रही है उसके खर्चे, लाइट के खर्चे, रेंट के खर्चे, जो भी खर्चे हैं हमारे पास वो आ जाएंगे हमारे पास किसमें, एक्सपेंसेस में। ये हो गए हमारे खर्चे। और सेल्स हमारा क्या हुआ, जो भी चीज हमने बेची। फिर वो गुड्स हो सकते हैं, गुड्स मतलब कोई सामान हो सकता है जो आप बेच रहे हैं या आप सर्विसेज को बेच रहे हैं। अब सर्विसेज क्या होती हैं, सर्विसेज जैसे अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वो अपनी सर्विस दे रहा है। वो कोई आपको चीज जो फिजिकल ऑब्जेक्ट आपको नहीं बेच रहा है, वो अपनी स्किल यूज करके आपको पढ़ा रहा है तो वो एक सर्विस दे रहा है। कोई आपके लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना रहा है तो वो आपको सर्विस दे रहा है। कोई आपका सामान आके रिपेयर कर रहा है तो वो आपको सर्विस दे रहा है। पर अगर आपको कोई आके कोई सामान देता है, मिसाल के तौर पे आपने फ्रिज खरीद ली या कुर्सी खरीद ली, तो वो आपके किस चीज में आएंगे, गुड्स में आएंगे, ठीक है। तो इन दोनों डिस्टिंक्शंस को ध्यान में रखिएगा। फिर वो सर्विसेज बेचे या गुड्स बेचे हम उसको बोलेंगे सेल्स ही बोलेंगे। और दूसरा हमारे पास क्या है, एक्सपेंसेस। तो जब हम कोई चीज बेचते हैं और उसके बाद उसमें से माइनस करते हैं उसके बेचने के लिए जो भी हमने खर्चे किए, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आता है, हमारे पास रिजल्ट में आता है प्रॉफिट, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने क्या किया, आपने सेल की 500 रुपए की कुर्सी, एक चेयर को आपने सेल किया 500 रुपए में। अब उसके बेचने में आपका खर्चा, मिसाल के तौर पे आप समझिए आप जस्ट गए बाजार, आपने 100 का पेट्रोल डलवाया, आपका एक एक्सपेंस ये हो गया। उसके बाद आपने कुर्सी जो खरीदी थी मार्केट से वो आपने खरीदी थी 200 रुपए की। तो आपका खर्चा कितना आया, 300 रुपये। आपने वो बेची कितने में कुर्सी, 500 रुपये। तो अब आपका प्रॉफिट क्या आया, आपका प्रॉफिट आया 200 रुपये, सही है। तो ये आपका प्रॉफिट है, ये पैसे हैं जो आपने कमाए हैं। सेल्स आपके पैसे नहीं है, सेल्स टोटल पैसे हैं और उसमें खर्चा भी मिला हुआ है जो चीज आपने बेची है। तो अब आपके पास ये जो 500 आए ये आपका प्रॉफिट नहीं है, ये जो 200 रुपये बचे खर्चा काट कर ये आपका प्रॉफिट है। आपके पास इन कैश पड़े तो 500 रुपये होंगे, पर अगर आपको आपसे कोई पूछेगा आपने कितने कमाए, तो आप कहोगे मैंने 200 कमाए, क्योंकि ये आपका प्रॉफिट था। ये 500 जो आपके पास पड़े हुए हैं इनमें से जो 300 रुपये थे वो तो आप ऑलरेडी पहले से खर्च कर चुके थे जब आपने कुर्सी खरीदी, जब आप पेट्रोल भरवा कर गए थे कुर्सी लेने। तो ये तो आपके ऑलरेडी खर्चे हुए थे उसको बेचने में। तो उसके ऊपर आपके पास क्या है, उसके ऊपर आपके पास 200 रुपये आए जो कि आपका प्रॉफिट है। उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि सेल्स और प्रॉफिट में फर्क होता है। तो अभी तक हमने सीखा कि एक बिजनेस क्या होता है। एक बिजनेस होता है जो कि ओनर बनाता है किस लिहाज से, प्रॉफिट कमाने के लिहाज से। और प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है, प्रॉफिट कमाया जा सकता है सेल्स करके। और सेल्स करने में जितने हमारे खर्चे आएंगे वो हम माइनस करेंगे, तो ऊपर जितने भी पैसे हमारे पास बचेंगे, जैसे इस केस में 200 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा बचे हैं, तो वो हमारा हो जाएगा प्रॉफिट।
यहाँ तक चीज क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक जो है वो है रिलेटेड ओनरशिप एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ओनरशिप एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कितने टर्म्स है। तो एक है हमारे पास ओनरशिप और दूसरा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग तो आप समझते हैं, कोई भी चीज को जो है हम रिकॉर्ड करते हैं तो मतलब उसको हम एक महफूज कर लेते हैं, कहीं पे लिख लेते हैं, कोई वीडियो बना लेते हैं और उसका हमारे पास प्रूफ होता है कि ये देखो भाई, ये हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है इसका, ये हमारे पास वीडियो पड़ी हुई है, ये हमने लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास जमा किया हुआ है, महफूज किया हुआ है, तो वो हमारे पास है रिकॉर्डिंग। तो ओनरशिप मतलब कि एक बिजनेस को ओन कौन करता है, उसका क्या मतलब हुआ, और रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है। तो इसमें जो हमारे पास कोर्स है उसके हिसाब से जो ओनर की डेफिनेशन है उसमें आता है, ओनर कौन होता है? ओनर होता है जो कि एसेट्स लाता है, एसेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है बिजनेस में, एसेट्स लेके आता है और उन एसेट्स को हम क्या कहते हैं, उन एसेट्स को हम बोलते हैं कैपिटल। अभी ये आपको अगर पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ी सी चीजें अजीब लगेंगी कि ये एसेट्स क्या है, कैपिटल क्या है, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। फर्ज कीजिए एक हमारे पास ओनर आया है, ठीक है, ये बंदा आया है, अब इसको खोलना है एक बिजनेस। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फर्ज कीजिए ये एक ऑफिस खरीद रहा है, ठीक है, ऑफिस का रूम खरीदा है इसने, या फिर एक रेहड़ी खरीदी है। तो ये रेहड़ी खरीदने के लिए या ये ऑफिस का रूम खरीदने के लिए इसको कुछ पैसे चाहिए होंगे। बिजनेस के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए, ताकि वो बिजनेस चल सके, उसको पैसे चाहिए होंगे, किसको? बिजनेस को। तो वो बिजनेस को पैसे कौन दे रहा है? वो बिजनेस को पैसे उसका ओनर दे रहा है। तो जो पैसे उसने लगाए हैं या जो सामान, समझिए इसने अपनी घर से टेबल उठाकर बिजनेस में रख दी, तो वो जितने पैसों की वो टेबल थी वो समझिए इसने इसको इसमें जमा किए, एसेट बन गया वो भी बिजनेस का। और ये जो भी एसेट है वो सामान की शक्ल में हो या पैसों की सूरत में हो, वो जब हमारे पास ओनर बिजनेस में लेकर आता है बिजनेस के इस्तेमाल के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। समझ में आ गया? और इस कैपिटल को हम हमेशा पैसों में लिखते हैं, ठीक है। हम ये नहीं लिखेंगे कि एक चेयर इसने लिख दी तो कैपिटल में नीचे हम लिखेंगे चेयर, हम वो नहीं लिखेंगे। वो चेयर कितनी कीमत थी उसकी मार्केट में, उस हिसाब से हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। और कैपिटल में हमारे पास सिर्फ पैसे आएंगे कि कितने पैसे इसने इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस को चलाने के लिए। और एसेट्स क्या है? एसेट्स वो भी सामान है, फिर वो क्लासिफाई होगा, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। एसेट्स के टाइप होते हैं करंट, नॉन करंट, सही है, इस तरीके से। और एसेट्स में इन्वेंट्री भी आ जाती है जो हम बेचने के लिए रखते हैं, पैसे भी आ जाते हैं, सामान भी आ जाता है। तो ये सारी चीजें आती हैं, इनको हम आगे देखेंगे, पर फिलहाल आपके समझने के लिए क्या है कि कैपिटल है जो भी पैसे इन्वेस्टर ने, हमारे पास इन्वेस्टर इस कोर्स में हमारे पास ये एक ओनर ही होगा, जिस जो बिजनेस का मालिक है, उसने जो भी पैसे डाले वो कैपिटल। और उसकी शक्ल में हमारे पास जो भी सामान मौजूद है बिजनेस के अंदर, उस सब सामान को हम क्या कहेंगे? एसेट्स कहेंगे, एसेट्स। तो अब समझ में आ गया ओनरशिप कैसे मिलती है, जब बिजनेस के अंदर एक ओनर अपने पैसे लगाता है और स्टार्ट करता है बिजनेस को। अब जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस पर आते हैं, सही है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है? तो पहले आपको बात ये समझनी चाहिए कि जो भी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस हम करेंगे वो बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए।
मिसाल के तौर पर एक बिजनेस जो है उसने कुछ सामान खरीदा है बेचने के लिए, तो वो हम कहेंगे कि भाई इसको बिजनेस की ट्रांजैक्शन है ये। पर अगर ये ऑनर किया है मूवी देखने में और उसके पैसे खर्च हुए हैं टिकट पे, तो इसको हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है? ट्रांजैक्शन मतलब कोई चीज़ आपने ली है या कोई चीज़ आपने बेची है और उसके बदले में पैसे वैसे आए हैं, तो लेन देन जो होती है वो क्या कहलाती है? ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शंस इस क्या चीज़ का ख्याल रखिएगा कि वो हमेशा बिजनेस से रिलेटेड हो, बिजनेस के फायदे में हो, बिजनेस कुछ खरीद रहा है, कुछ बेच रहा है, वो सारी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस के लिए। ऑनर अगर अपनी तरफ से कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में खर्चे कर रहा है तो वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब ये ऑनर एक भी हो सकता है बिजनेस का, या दो तीन चार लोग मिलकर भी बिजनेस को खोल सकते हैं। पर हमारे कोर्स के हिसाब से हम सिर्फ ये फर्ज करेंगे कि बिजनेस का मालिक सिर्फ एक ही है, और वो मालिक क्या कहलाता है? सोल ट्रेडर। सोल का मतलब होता है एक, और ट्रेडर जो है वो जो भी ट्रेड कर रहा है, बिजनेस कर रहा है वो सोल ट्रेडर हम फर्ज करेंगे कि बिजनेस का सिर्फ एक ही ओनर है और वो सेल सोल ट्रेडर है। अब लीगली मिसाल के तौर पर अगर बिजनेस जो चल रहा है उसने किसी से सामान लिया है और उसको पैसे वापस नहीं किए हैं, किसी से सामान लिया है और उसको पैसे नहीं दे रहा, तो वो पैसे कौन देगा? किसी से सामान लिया और पैसे नहीं दिए। जब हमने बात की कि एक्सपेंसेस जो भी सोल ट्रेडर ये खुद करेगा ऑनर अपने लिए, तो वो हम बिजनेस की ट्रांजैक्शंस में नहीं काउंट करेंगे। तो फर्ज कीजिए बिजनेस जो है उसके नाम पर हमने किसी से सामान लिया है, जो हम कहेंगे कि हमें सामान दे दो हम बेचेंगे, और फिर हम उसको पैसे नहीं दे रहे। तो अब वो किस पे केस करेगा? उसको पैसे वापस कौन देगा? तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि बिजनेस ने पैसे लिए हैं तो बिजनेस से वापस लो। सोल ट्रेडर के केस में सोल ट्रेडर ही वो डेट पूरा करेगा, वो पैसे वापस देगा। तो इन दोनों में हमें कोई फर्क जाहिर लीगली नहीं कर सकते। अकाउंटिंग में हमें करना है, ट्रांजैक्शंस को सेपरेट रखना है, पर लीगली अगर किसी ने केस कर दिया या कुछ, तो वो सोल ट्रेडर को ही भरना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओनरशिप क्या है, सोल ट्रेडर क्या है, और उसके बाद हमारे पास रिकॉर्ड हम कैसे कौन सी ट्रांजैक्शंस करते हैं, ये चीज़ें क्लियर हैं। उसके बाद जो आखिरी चीज़ आती है इस सेक्शन में, वो हमें देखनी है ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या होती हैं सोल ट्रेडर के केस में? ड्राइंग्स ये जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, इनको नहीं कहते ड्राइंग्स। जो कहते हैं बिजनेस की लैंग्वेज में सोल ट्रेडर के केस में, ड्राइंग्स वो भी होती हैं जो भी पैसे सोल ट्रेडर अपने खर्च के लिए बिजनेस से निकालेगा, उसको हम ड्राइंग्स कहेंगे। ड्राइंग्स क्या है? सोल ट्रेडर जो है अपने खर्चे के लिए बिजनेस में से पैसे निकाल रहा है। फर्ज कीजिए हमने जो पिछले पेज पे किया था, यहाँ पे 200 कमाए थे, अब ये 200 300 हमारे पास पड़े हुए हैं, और ये सोल ट्रेडर जो है उस दराज से निकाल कर जाके मूवी देख आया है। तो ये जो पैसे उसने बिजनेस से निकाले अपने खर्च के लिए, उसको हम कहेंगे ड्राइंग्स। क्योंकि सोल ट्रेडर अकेला ही मालिक है तो उसको सैलरी तो नहीं मांगेगा ना, खुद ही मालिक है तो खुद को सैलरी कैसे देगा? तो ये एक तरीका है सैलरी देने का। पर अगर हम किसी एम्प्लॉय को दे रहे हैं, किसी नौकरी करने वाले को दे रहे हैं, उसको हम सैलरी कह सकते हैं। पर अगर खुद मालिक अपने लिए पैसे निकाल रहा है बिजनेस से, तो उसको हम ड्राइंग्स कहेंगे। अब वो पैसे निकाले या कुछ सामान उठा के ले जाए बिजनेस से, उसको हम ड्राइंग्स ही कहेंगे, वो पैसों में रिकॉर्ड होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है थर्ड आज का, वो है द नीड फॉर अकाउंटिंग। नीड फॉर अकाउंटिंग, जरूरत ही क्या है अकाउंटिंग करने की? तो इसके लिए हमें दो और न्यू टर्म्स समझने होंगे अगर आप पहली बार अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। एक हमारे पास बुक कीपिंग, और दूसरा हमारे पास टर्म है अकाउंटिंग। अब इनमें फर्क समझना जरूरी है।
बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फर्क है वो अभी हम समझते हैं। तो बुक कीपिंग क्या होता है? ये होता है कि आप जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, सही है, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको आप रिकॉर्ड करें। ट्रांजैक्शंस हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, लेन देन जो भी होती है चीजों की, और उसको आप होली एंड एक्यूरेटली, मतलब जो भी पूरी ट्रांजैक्शन हुई है, जो भी उसमें पैसे वैसे आए हैं, वो सारा जो है आपको टोटल अमाउंट वगैरह जो भी है वो रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना मतलब कहीं पे लिख देना है। और एक्यूरेटली का क्या मतलब होता है? सही सही लिखना है, उसमें कोई ऐसे चीटिंग नहीं करनी है। मिसाल के तौर पे आपने 200 की चीज लिखी खरीदी है, पर आपने कहा है कि ये मैंने 500 की खरीदी है, तो अपने रिकॉर्ड्स में लिखने के लिए ये हम ऐसे नहीं कर सकते। जो भी ट्रांजैक्शन में खर्चा हुआ है वो हमें एक्यूरेटली लिखना है। और वो जो हम ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखेंगे उसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। और जो बंदा ये काम करता है हम उसको कहते हैं बुक कीपर। तो फिर अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटेंट क्या करता है? तो जब ये इसने सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली, जब इसने सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली, तो ये एक इंफॉर्मेशन की शक्ल में आ जाएगा। और ये जो इंफॉर्मेशन इस रिकॉर्ड से मिलेगी वो इस्तेमाल करेगा अकाउंटेंट अपनी अकाउंटिंग के लिए। और इस इंफॉर्मेशन में से क्या वो बनाएगा? इस इंफॉर्मेशन में से वो बनाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फिलहाल ऐसे समझ लीजिए कि ये जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, इन सारों की समरी वो जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी होगी। और कॉमनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो होती हैं। एक होती है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, और दूसरी होती है जिसको हम आम लफ्जों में बैलेंस शीट कहते हैं। बैलेंस शीट में क्या होता है? वो दिखाता है लाइबिलिटीज कितनी है। लाइबिलिटीज हम डिस्कस नहीं किया, इसको छोड़िए। लाइबिलिटीज भी दिखाता है, एसेट्स भी दिखाता है, और कैपिटल भी दिखाता है। कैपिटल हम पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है? पैसा जितना मालिक ने लगाया है बिजनेस में। एसेट्स क्या होते हैं? जो भी सामान वगैरह हमारे पास है बिजनेस के अंदर। और लाइबिलिटीज क्या होती हैं वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, पर फिलहाल आपको इतना बताता हूँ कि वो जो भी हमें पैसे किसी को देने हैं मिसाल के तौर पे, तो वो सारी चीजें हमारी लाइबिलिटीज में आ जाती हैं। तो अकाउंटेंट और बुक कीपर में क्या फर्क है? बुक कीपर बुक कीपिंग करता है जिसमें वो सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है सही तरीके से, और अकाउंटेंट उन सारी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है। जो दो टाइप्स हमने डिस्कस की, प्रॉफिट एंड लॉस की, कि कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट बना। प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, हम पढ़ चुके हैं। बैलेंस शीट क्या होती है? मैंने आपको बताया, एसेट लाइबिलिटीज और कैपिटल के बारे में। तो यहाँ तक हमारा हो गया नीड फॉर अकाउंटिंग के लिए, कि ये क्यों हमारे पास जरूरी होती है। तो आप समझ चुके होंगे कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए हमारे पास अकाउंटिंग का इस्तेमाल होता है। अब हम चलते हैं हमारे चौथे टॉपिक पर। चौथा टॉपिक है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अभी तक हमने बात की कि बुक कीपर इंफॉर्मेशन बनाता है, रिकॉर्ड करता है, और उसको इंफॉर्मेशन को यूज करके अकाउंटेंट अकाउंटिंग करता है। तो अब अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है? तो अकाउंटिंग का प्रोसेस है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होती है? कोई भी प्रेजेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है। बिजनेस ट्रांजैक्शन, कुछ भी लेन देन हुई, मिसाल हमने कुछ खरीदा, कुछ बेचा, सेल हुई या परचेसेस हुई, तो उसके बदले में हमें मिलते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। क्या मिलते हैं? फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अब ये कौन से दस्तावेज होते हैं? इतना परेशान मत हुए। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आप भी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। जब आप कोई चीज खरीदते हैं उसके बदले में आपको कुछ बिल मिलता है, उसको इनवॉइस भी कहते हैं। इनवॉइस, IN, मैं लिख देता हूँ। इनवॉइस बिल को कहते हैं। तो वो जो आपको बिल मिलता है, वो रसीद मिलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके। सही है। तो इनवॉइस आपको मिलती है जब आप कोई चीज खरीदते हैं, और रिसिप्ट आपको मिलती है, जिसको रसीद भी बोलते हैं, वो आपको मिलती है जब आप कोई चीज के पैसे जमा करा दें। तो वो फाइनेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम किस में डालते हैं? कंप्यूटराइज सिस्टम में। कंप्यूटर सिस्टम ये नया टॉपिक आया है, कुछ मुश्किल नहीं है। वो जस्ट लेजर्स में हम बुक डे बुक्स में लिखते थे, अब वो टॉपिक आपके
न्यू कोर्स से हट गया है। तो फिलहाल आपको समझे, इसको हमने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास, और कंप्यूटर में हमने पुट कर दिया कि भाई ये बिल हमारा आया था, ये चीज़ हमने खरीदी थी, इसके इतने पैसे। कंप्यूटराइज्ड कंप्यूटर जो है सिस्टम में हम उस डेटा को डाल देते हैं कि इतना हमारा खर्चा आया, ठीक है। और वो उसको क्या करता है, वो उसको लेजर्स में लेजर्स में उसको रिकॉर्ड कर देता है। अब लेजर्स क्या होते हैं, लेजर्स को परेशान नहीं होना आपको, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। पर फर्ज कर ले, एक समझिए आपके पास एक बुक है, सही है। अब इसमें आपने लिखा है सेल्स, इस पेज पे आप पे लिखा हुआ है सेल्स लिखा हुआ है, और फिर जितनी भी सेल्स हुई है वो आपने नोट की है। ये आगे हम चल के ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल ये समझ लीजिए कि वो पेज है आपके पास, उस पे जो भी सेल्स हुई हैं वो आपने नोट कर लिए। तो ये आपका क्या हो गया, सेल्स लेजर बन गया। फिलहाल ज़्यादा फॉर्मेट हम डिस्कस नहीं कर रहे, ये फर्ज कर लें फिलहाल, सही है। उसके बाद आगे हम चल रहे हैं, जो कि बनेगा जनरल लेजर। ये लेजर्स बन गए, उसके बाद हमारे पास बन रहा है जनरल लेजर। अब जनरल लेजर कोई नई चीज नहीं है, यही सारी चीजें जो हमने लिखी थी एक एक करके, इन सारों का हम जो है टोटल कर लेंगे, ठीक है। टोटल हमारे पास जब हो जाएगा, तो वो टोटल जो है हम इसका सेम ही सेल्स जो लेजर हमारे पास होगा, कंट्रोल भी कहते हैं उसको, वो आगे हम टर्म्स पढ़ेंगे ज़्यादा। तो वो इसका जो टोटल होता है, इसकी समरी जो होती है, वो हम जर्नल लेजर में लिख देते हैं। अब जर्नल लेजर बन जाने के बाद जो हमारे पास बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है वो भी हम सीखेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल जस्ट इस प्रोसेस से फेमिलराइज होना है आपको। उसके बाद हमारे पास बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम देखते हैं कि क्रेडिट्स और डेबिट्स एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। डेबिट क्रेडिट क्या होता है वो भी आगे हम पढ़ेंगे। तो ट्रायल बैलेंस में हम देखते हैं कि सारी चीज़ें बराबर हो रही हैं या नहीं। और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, एरर्स चेक करने के बाद, हम जो करते हैं, हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि एक अकाउंटेंट का काम होता है, सही है। तो अकाउंटिंग कैसे होती है, पहले कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन होने के बदले में हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिनको हम कंप्यूटर सिस्टम में लेजर्स में एंटर करते हैं। उसके बाद इन सब का टोटल करके हम जनरल लेजर बनाते हैं। उसके बाद जो डेबिट क्रेडिट्स होते हैं उनको कंपेयर करके हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और उसके बाद हमारे पास बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये सारा प्रोसेस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चल के, फिलहाल ये प्रोसेस को आप समझ लीजिए। अब ये जो इतना सारा हमने काम किया है, ये जो इतनी सारी हमने अकाउंटिंग की है, और उसके एंड में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके काम आती है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने किसके लिए बनाई है, इसके यूजर्स कौन हैं। तो हमारे पास इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फो। अब ये कौन स्टेटमेंट्स जो हमने बनाई उसको कौन यूज करेगा, तो उसको यूज करने वाले कुछ लोग होते हैं, जिसमें पहले लिस्ट पे हमारे पास है टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स अथॉरिटीज, टैक्स आपको पता है, जो भी चीज़ आप खरीदते हैं, बेचते हैं, आपकी इनकम आती है, उस पे टैक्स लगता है। टैक्स क्या होता है, टैक्स सिंपल अल्फाज में, गवर्नमेंट आपसे पैसे लेती है मुल्क को चलाने के लिए, मुल्क में स्कूल बनाने के लिए, और लोन्स देने के लिए, और डिफरेंट जो भी इदारे चल रहे हैं सरकारी गवर्नमेंट के, उनको चलाने के लिए ये टैक्स कलेक्ट किया जाता है आपसे। और टैक्स कितना किया जाएगा, वो कैसे मालूम किया जाएगा, वो मालूम किया जाएगा आपकी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स आपने बनाई है, उसके हिसाब से वो टैक्स अथॉरिटीज डिटरमाइन करेंगी कि आपसे कितना टैक्स वसूल करना है, आपने कितना प्रॉफिट बनाया, कितना कमाया, कितनी चीज़ें बेची, तो उस हिसाब से आपसे टैक्स लेगी। और उसके लिए हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास दूसरा कौन आता जाता है, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को कैसे काम आती है ये, इन्वेस्टर को मिसाल अपना पैसा डालना है किसी कंपनी में, पर अगर फर्ज करें आपको किसी कंपनी में पैसा डालना है और आपको पता है कि वो हमेशा लॉस में जाती है, हमेशा वो नुकसान उठाती है, कमाती नहीं है,
ज़्यादा नुकसान में जाती है, जितने पैसे दिए हैं उससे कम कमाती है, ऊपर खर्चा करना पड़ता है, तो कभी भी आप उस बिज़नेस में अपने पैसे नहीं डालेंगे। और अगर वो बिज़नेस आपका खुद का है तो आप बंद कर देंगे कि क्या फ़िज़ूल बिज़नेस है, इसमें तो मेरा नुकसान ही हो रहा है, इससे अच्छा मैं बंद कर दूँ। तो इन्वेस्टर जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन पढ़ के फैसला करेगा कि भई इस बिज़नेस में मुझे पैसे डालने हैं या नहीं डालने हैं। उसके बाद हमारे पास बैंक मैनेजर्स। बैंक मैनेजर्स को कैसे काम आएगी आपकी इन्फॉर्मेशन? बैंक मैनेजर्स देखेंगे कि भई आप गए हैं उनके पास लोन लेने, कि मुझे बिज़नेस को चलाना है, उसके लिए मुझे कुछ लोन चाहिए, मैं आपको वापस कर दूँगा। तो वो आपको कहेगा भई दिखाओ अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। वो चेक करेगा कि आप कितना प्रॉफ़िट कमाते हो, आप लोन की जो किस्तें हैं वो अदा कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो उस सारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि आपको लोन देना है या नहीं देना। और उसके बाद हमारे पास जो आखिरी आता है, वो है सप्लायर। होते तो बहुत सारे हैं, पर फिलहाल हम 4 को डिस्कस करेंगे। सप्लायर्स क्यों आपकी इन्फॉर्मेशन देखना चाहेंगे? वो इसलिए देखना चाहेंगे कि भई वो आपको सामान बेचे या ना बेचे। आपको सामान बेचने के बाद उसको पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? आपको इतने प्रॉफ़िट हो रहे हैं कि आप अपना पैसा वापस जो खर्चा है वो भर पाएँ, आपने जो चीज़ें खरीदी हैं उनके पैसे वापस कर पाएँ सप्लायर को। सप्लायर कौन होता है? जो आपको सामान बेच रहा है। तो वो चेक करेगा कि आप वापस उसको पे कर भी पाएँगे या नहीं। तो इसलिए वो आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उस वो भी यूज़ कर सकता है, ये डिटरमाइन करने के लिए आपको सामान बेचना है या नहीं बेचना। काफ़ी रेयर केसेज़ में कस्टमर्स भी देख सकते हैं, अगर लोकली हम बात करें, पर अगर हम बड़ी स्केल पे बात करें कंपनीज़, तो वो भी दूसरी कंपनीज़ जिनसे सामान खरीद रही है एज़ अ कस्टमर, वो भी देखेगी कि भई मैं इससे खरीद रही हूँ, तो ये बिज़नेस इसका सही चल रहा है या नहीं? ऐसा ना हो कि ये 2 महीने मुझे सामान दे, तीसरे महीने इसका बिज़नेस ठप हो जाए और वो मुझे सामान बेचे ही ना और मेरे खुद के जो कस्टमर्स हैं, वो चले जाएँ। तो इसलिए डिफरेंट यूज़र्स होते हैं इसके और वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक था और थैंक यू देखने के लिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि इस पे और वीडियोज़ बनाई जाएँ, आगे कोर्स को कंटिन्यू किया जाए FA1 का, तो आप प्लीज़ रिव्यू दीजिए, कमेंट्स में लिखिए और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो बनाएँगे जल्दी। थैंक यू।